तो जितना रेट पे टैक्स हम लोग पिछले देते आ रहे हैं वही देना पड़ेगा। यहाँ पे राहत नहीं मिली है, लेकिन ये ओवरऑल बहुत ही एक बैलेंस बजट है। सरकार का जो टारगेट था वो तो काफ़ी ज़्यादा था, केवल 20,000 करोड़ का डिसइन्वेस्टमेंट हो पाया क्योंकि कोविड के चक्कर में सारे बिजनेस जो है डाउन हो गए थे। नहीं, वित्तीय घाटा तो इसमें काफ़ी है क्योंकि आज से 3-4 साल पहले सोचा जा रहा था कि वित्तीय घाटा 3% के अंदर होना चाहिए, इसमें 9.5% है, यानी 3 गुना है। देश का आम बजट आ चुका है और इसको लेकर पूरे देश में सरगर्मियां बिल्कुल अलग हैं कि आम आदमी के जीवन पे बजट का क्या प्रभाव होने वाला है। इसी क्रम में हम पहुंचे हैं लखनऊ विश्वविद्यालय और यहाँ के व्यापार एवं प्रबंधन विभाग में हम मौजूद हैं, जहाँ के विभागाध्यक्ष हमारे साथ में है और हम सर से ये जानने का प्रयास करेंगे कि इस आम बजट का लोगों के जीवन पे क्या इफ़ेक्ट होगा। जहाँ सरकार इसे एक और ऐतिहासिक बजट बता रही है तो विपक्ष कई तरीके के सवाल खड़ा कर रहा है। सबसे बड़ी बात है इस बजट में जो कि आज देश की फाइनेंस मिनिस्टर मिसेस निर्मला सीतारमण जी ने प्रस्तुत किया है इसको, और इसमें ये कहा गया है कि किसानों के लिए अब की बार एक बेहतर पैकेज का ऐलान किया गया है। जहां किसान आंदोलन को लेकर पूरे देश में एक अलग माहौल बना हुआ है, उस टाइम पे किसानों के लिए एक बड़ा ऐलान करना में भी एक बड़ी बात है। तो करीबन 75,000 करोड़ रुपए का पैकेज जो है वो किसानों के लिए किया गया। और दूसरी इस बजट की सबसे खास बात ये है कि ये बजट जो है अब तक का ऐतिहासिक बजट है और ये पेपरलेस बजट है जो कि हम पहली बार सुनने में आ रहे हैं। तो हम इस विभाग के विभागाध्यक्ष सर से जानने का प्रयास करेंगे कि इसका आम लोगों के जीवन पे क्या प्रभाव रहा। सर, पहले तो बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, आज आम बजट को लेकर एक अलग ही चर्चा है लोगों के मन में। तो आप चूँकि व्यापार और प्रबंधन विभाग से जुड़े हुए हैं, जो चूँकि हर आदमी बजट जानता तो है लेकिन समझ नहीं पाता है, तो अगर आप थोड़ा सा सरल भाषा में बजट के क्या कुछ इफ़ेक्ट होंगे अगर आप बताने का प्रयास करें। देखिए, जैसा कि सभी को इस समय ज्ञान है, इस समय कोविड पैंडेमिक की वजह से बहुत ही पोजीशन फ़र्क हो गई है। बहुत पैसा जो है इस समय हेल्थ सेक्टर में लग रहा है। अब पूरा जो है जैसे वैक्सीनेशन का अभियान चल रहा है, उसमें काफ़ी करोड़ रुपए लगेंगे। तो जैसा कि माना जा रहा था, इस बजट में काफ़ी कुछ ध्यान रखा गया है हेल्थ सेक्टर के ऊपर, जहाँ पर नए क्लिनिक्स स्थापित किए जाएंगे, नई क्रिटिकल फैसिलिटीज़ स्थापित की जाएंगी। तो आगे आने वाले समय में फिर कभी कोई ऐसा पेंडेमिक आए तो उसके लिए हम सब लोग तैयार रहेंगे। दूसरा जो है, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत एम्फेसिस है। नई रोड्स बनाने का है, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर है, और इससे क्या है कि जो बिजनेसेस हैं उनको जो है बढ़ावा मिलेगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। जो फॉरेन में से कंपनियाँ भारत में आके अपना कारोबार करना चाह रही हैं उनको प्रोत्साहन मिलेगा, और भारत की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में और एक पूरे विश्व में भारत को एक ऊंचे स्थान पर पहुंचाने में काफ़ी मदद मिलेगी। इसमें किसानों का भी ध्यान रखा गया है। काफ़ी स्कीम्स किसानों से रिलेटेड हैं जहाँ पे किसानों को काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है। जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है वो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है भारत में। रेलवेज़ के बाद सेकेंड एम्प्लॉयर है, सबसे ज़्यादा लोग वहाँ कार्य करते हैं। तो उसको बढ़ावा देने के लिए एक व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी का जो है उसमें प्रावधान है, जहाँ पर 15 साल से पुरानी कमर्शियल व्हीकल्स और 20 साल से पुरानी प्राइवेट व्हीकल्स जब वो वापस की जाएंगी तो नई व्हीकल खरीदने में इंसेंटिव मिलेगा। और जब ये पुरानी व्हीकल्स को स्क्रैप किया जाएगा तो इसके जो मटेरियल्स हैं उसको दोबारा इस्तेमाल किया जाएगा। तो जब हम लोग स्टील और मटेरियल्स इंपोर्ट करते हैं तो वो कम करने पड़ेंगे। तो इस तरह एक तरफ जो है नई व्हीकल्स बिकेंगी, इंडस्ट्री बढ़ेगी और आयात भी कम होगा, उससे फ़ायदा मिलेगा। दूसरा जो है, जहाँ तक टैक्सेशन का सवाल है, कई नए टैक्स की बात चल रही थी, जैसे कि जो है ग्रीन टैक्स लगाया जाएगा, पोल्यूशन को कम करने के लिए इसमें मदद मिलेगी, और कोविड टैक्स लगाया जाएगा जो इसको करने के लिए। लेकिन ऐसा कोई भी टैक्स नहीं लगाया गया है, इससे लोगों को एक बहुत बड़ी राहत मिली है। बस एक जगह है जहाँ पर लोगों का ने सोचना था कि शायद कुछ राहत मिलेगी, जहाँ पे इनकम टैक्स रेट्स की बात है, इनकम टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट की बात है। वो सरकार नहीं कर पाई है, क्योंकि अगर आप देखें कि अगर यहाँ पे इनकम टैक्स का रेट कम करके लोगों को राहत दी जाती तो सरकार के पास एजुकेशन और हेल्थ और इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाने के लिए पैसे कम हो जाते।
तो इस कॉन्स्टेंट को देखते हुए इसको बहुत गड़बड़ नहीं कर सकता है। ये माना सकता है कि सभी लोग जो इनकम टैक्स पेई हैं वो अपना अपना भारत में योगदान दे रहे हैं और वो देते रहेंगे। तो जितना रेट पे टैक्स हम लोग पिछले देते आ रहे हैं वही देना पड़ेगा। यहाँ पे राहत नहीं मिली है, लेकिन ये ओवरऑल बहुत ही एक बैलेंस बजट है जहाँ पर उन्होंने काफ़ी चीज़ें जिसमें ज़्यादा पैसा नहीं लगना था लेकिन सोच की बात थी, उन सब पे जो है फोकस किया है। जैसे डबल टैक्सेशन कम करने की बात की गई है, लोगों को जो है 5 साल तक उनका रिटर्न रीओपन करके उनसे रिकॉर्ड्स मांगे जा सकते थे, उसको 3 वर्ष कर दिया है। अब लोगों को 3 ही वर्ष तक अपने रिकॉर्ड्स रखने पड़ेंगे। जो हाउस लोन पर जो है छूट थी वो बढ़ा दी गई हैं। जो टैक्स ऑडिट कराना पड़ते थे उसकी लिमिट अब 10 करोड़ कर दी गई है। जिनका 10 करोड़ से ऊपर इनकम है उन्हीं को टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा। तो इस तरह से बहुत से छोटे छोटे आयाम हैं जहाँ पर प्रक्रिया को सरल बनाने की बात है। जीएसटी की प्रक्रिया को सरल बनाने की बात है। कस्टम ड्यूटी को रेशनलाइज किया गया है ताकि जो है भारत में जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ावा मिल सके। तो इसको सबके देखते हुए क्यों डेफिसिट तो इसमें 9.5% तक आ गया है, लेकिन 9.5% डेफिसिट पर भी ज़्यादा इन्फ्लेशन होने की उम्मीद नहीं है। तो आपको लगता है इस बजट में इसको जो है ध्यान में अगर रखें हम तो क्या लोकल फॉर वोकल के लिए कारगर है? हाँ, लोकल फॉर वोकल का मतलब ये है कि जहाँ तक संभव हो हम भारत में बने हुए पदार्थों को, भारत में बनी हुई चीज़ों को प्राथमिकता दें। नहीं, वो बात तो सही। तो इसमें क्या है कि भारत में बनी हुई चीज़ों को प्राथमिकता तभी हम दे पाएंगे जब अच्छे पदार्थ भारत में बनेंगे। तो उसी पर ये बजट फोकस्ड है। यहाँ पर बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनीज़ को भी दावत दी जा रही है कि आप आइए, हमारे यहाँ अच्छी रोड्स मिलेंगी, 24 घंटे बिजली मिलेगी और आप हमारे यहाँ अपनी फैक्ट्रीज लगा सकते हैं। जिस तरह इस समय काफ़ी कंपनी हैं जो चाइना में पहले लगाती थी, और क्योंकि अब चाइना उतना अच्छा डेस्टिनेशन नहीं समझा जा रहा है तो काफ़ी कंपनियाँ चाइना से बाहर जा रही हैं। अब जब बाहर जाएंगी तो उनके पास बहुत से ऑप्शंस हैं। कोई वियतनाम जा सकता है, कोई और अन्य जगह जा सकता है, और भारत भी एक उसके साथ ऑप्शंस है। तो भारत को एक अच्छा डेस्टिनेशन बनाने के उसमें ये अच्छे कदम इसमें लिए गए हैं, जहाँ पे टैक्स सिस्टम को सरल किया गया है, रेशनलाइज किया गया है, कस्टम ड्यूटी को रेशनलाइज किया गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर का पुश है, नए रोड्स बन रहे हैं, नए मेट्रोज़ बन रही हैं। इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम में भी कहा गया है कि हर जगह कम से कम 2 कंपनियाँ होंगी, ताकि एक कंपनी से आपको बिजली लेने में ना अच्छा लगे तो आप दूसरे कंपनी में शिफ्ट हो सकते हैं। कस्टमर के पास, कंपनियों के पास चॉइस रहेगा। तो इन सब से भारत एक अच्छा डेस्टिनेशन होगा, और भारत के जो उद्योगपति हैं वो भी नया आयाम उद्योग लगा सकते हैं, और बाहर से आने वाली कंपनियां भी भारत में उद्योग लगा सकती हैं। इसमें एंटरप्रेन्योरशिप को भी बढ़ावा दिया गया है कि भारत के युवा नए जो है रोजगार क्रिएट कर सकें, अपने नए जो है बात कही आपने वो लगा सकें। हाँ, एमएसएमई, चूँकि आपने आत्मनिर्भर भारत का एक चूँकि युवा है, और तो इसका जो अगर हम एमएसएमई सेक्टर पे देखें तो सर अगर बता सके कि एमएसएमई सेक्टर को किस तरीके से उभार सके, चूँकि आपने आत्मनिर्भर भारत बात की। एमएसएमई सेक्टर पे इस पर काफ़ी कुछ जो है फोकस किया गया है। जिस तरह की एक फोकस है सिंगल पर्सन कंपनी, एक इंसान अकेले कंपनी बना सकता है कंपनी एक्ट के तहत, और उस कंपनी की कोई लिमिट नहीं हो, कितनी भी आगे ग्रो करके बड़ी कंपनी बन सकती है, उसमें कोई लिमिट हटा दी गई है। तो अगर कोई किसी के पास आइडिया है, किसी के पास स्टार्ट करने की पूंजी है और वो अकेले उद्योग लगाना चाहता है, वो दूसरे पार्टनर को नहीं लेना चाहता है कि आगे चल के झगड़ा ना हो और कंपनी को बाद में बिजनेस को स्प्लिट करना पड़ जाए, तो उसका भी देखिए एक नया वो कर दिया गया कि सिंगल पर्सन कंपनी भी बना सकते हैं और कितनी भी ग्रो कर सकते हैं। इस तरह बहुत सी स्कीम्स हैं जो एमएसएमई सेक्टर को प्रोत्साहन देने की स्कीम्स हैं, जिनका जो है समय समाप्त होने वाला था, उन सब का समय 1 2 साल 3 साल बढ़ा दिया गया है। और नए ऐसी कई स्कीम्स हैं जिनके तहत जो है नए एंटरप्रेन्योर्स को जो है प्रोत्साहन दिया जा रहा है। तो एमएसएमई सेक्टर का जो है एक पुश इसमें दिख रहा है, और एमएसएमई सेक्टर में जो बाधाएं आती थी उनको कम करने का
जो है विचार है। सर एक सवाल और लेना चाहूँगा, वो ये है कि जब भी बजट आता है तो मध्यम वर्ग को केंद्र में हमेशा ही रखा जाता है, क्योंकि वो एक ऐसा टैक्स पेयर होता है जो वास्तव में भारत की अर्थव्यवस्था को गतिमान करने में अपना एक अहम योगदान दे रहा होता है। तो अगर मध्यम वर्ग के लिए, चूँकि आप व्यापार प्रबंधन विभाग से हैं संजय मेधावी सर, और चूँकि कई सारे छात्र आपके अंदर PhD भी कर रहे हैं लखनऊ में, तो अगर आप बताएं मध्यम वर्ग का कैसा प्रभाव है? जैसे मध्यम वर्ग जो एक सोच रहा था कि हमको टैक्स में कुछ छूट मिलेगी, वो नहीं मिल पाई है, लेकिन जो नए टैक्स लगने वाले थे वो नहीं लगाए गए हैं। तो ये एक तरह से राहत है कि जो ग्रीन टैक्स लगने वाला था और कोविड टैक्स लगने वाला था वो नहीं लगाया गया है। तो जितना टैक्स हम लोग पहले दे रहे थे उतना ही टैक्स देने हैं, तो जो आगे इनकम बढ़ेगी उस पर कोई एडिशनल टैक्स नहीं लगेगा। तो मध्यम वर्ग जिस तरह काम कर रहा था वैसे ही अगले आने वाले साल में भी करता रहेगा। और मध्यम वर्ग की अहम भूमिका है कि वो टैक्स देते हैं और अपने जो उनके पास डिस्पोजेबल इनकम होती है उससे मार्केट में सारे प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, जिससे कि इंडस्ट्रीज़ बढ़ती हैं। तो उसमें सभी छोटी छोटी स्कीमों का भी फ़ायदा मिलेगा मध्यम वर्ग के पास। देखिए जो हायर इनकम वाला ग्रुप है वो तो जैसे कार खरीदता है, स्कूटर खरीदता है, तो वो क्या करता है कि उसको 2 साल 4 साल 5 साल बाद बेच देता है। मध्यम वर्ग है जो पूरे लाइफ तक उसको चलाता है, 15 साल 20 साल तक कार खरीदने के बाद उसको करता है। तो जैसे स्क्रैपेज पॉलिसी है तो इसका भी बेनिफिट मध्यम वर्ग को मिलेगा कि वो इसका बेनिफिट उठाते हुए पुरानी गाड़ियों को बदल कर नई गाड़ी खरीद सकते हैं। जैसे मोबाइल वाला हम देखते थे कि मोबाइल आप पुराना ले जाइए और फिर वहाँ पे नया लेके, तो एक्सचेंजेबल वाला मसला कुछ हो सकता है अगर। हाँ नहीं, स्क्रैपेज पॉलिसी का यही है कि जो 15 साल से पुरानी कमर्शियल व्हीकल्स हैं और 20 साल से पुरानी प्राइवेट व्हीकल्स हैं उनको आप जो है कि सरकार को वापस करेंगे, जो निर्धारित सेंटर्स होंगे वापस करेंगे, उसकी एक वैल्यू लगा के आपको एक निर्धारित वैल्यू दी जाएगी। और प्लस नई जो आप गाड़ी खरीदेंगे उस पर जो है कुछ रजिस्ट्रेशन में, टैक्स में या कुछ इंसेंटिव दिया जाएगा, कुछ छूट दी जाएगी। सर एक चीज़ और कि पिछले दिनों अभी जब बजट नहीं आया था 2 दिन पहले, तो वित्तीय घाटा जो है देश का उसको लेकर जो है बड़े सवाल उठ रहे थे। तो फाइनेंस मिनिस्टर जी ने साफ कहा था कि इस बजट में हम इतना ख्याल रखेंगे कि बजट भी देश का आम बजट की प्रभावित ना हो और वित्तीय घाटे से हमें किसी प्रकार का घाटा। तो आपको लगता है कि वित्तीय घाटा जो है इसमें किसी प्रकार का कोई वो नहीं? वित्तीय घाटा तो इसमें काफ़ी है, क्योंकि आज से 3-4 साल पहले सोचा जा रहा था कि वित्तीय घाटा 3% के अंदर होना चाहिए, इसमें 9.5% है, यानी 3 गुना है। लेकिन क्योंकि इस समय इकनॉमी की पोजीशन थोड़ा सा जिसको हम टाइट बोलते हैं वो है, और क्योंकि नया टैक्स नहीं लगाया गया है, लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम है, वो नए प्रोडक्ट्स खरीदेंगे और इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ चलेगा। तो जब इकोनॉमी ग्रो कर रही होती है उस समय जो है वो ज़्यादा वित्तीय घाटा एब्जॉर्व कर सकते हैं और इन्फ्लेशन होने की संभावना कम रहती है। तो वित्तीय घाटा 9.5% होने के बावजूद भी इन्फ्लेशन होने की संभावना बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए घबराने की बात नहीं है। अच्छा सर, कृषि को लेकर चूँकि एक अलग ही माहौल है, गवर्नमेंट ने ये भी कहा कि हम जो है 1.5% जो है लागत का देने के लिए कोशिशरत हैं और पूरा कोशिश करेंगे। तो लग रहा है कि किसानों की स्थिति में पहले की अपेक्षा का बदलाव होगा। हाँ बिल्कुल। MSP को लेकर एक बड़ा वो रहा। हाँ, सरकार तो ने हमेशा कहा है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस हम कभी ख़त्म करने की कहीं कोई बात ही नहीं थी, वो जैसे व्यवस्था चल रही है वो चलती रहेगी। और इसमें बजट में भी कई किसानों के लिए स्कीम्स हैं जिसका लाभ किसानों तक पहुंचेगा, और सरकार का ये फोकस है कि ज़्यादा किसानों के पास जो है राहत पहुंचाई जा सके। और जहाँ तक वो नए बिल्स हैं उसमें एक चीज़ पर लोगों ने ध्यान नहीं दिया है कि उसमें एक बड़ी चीज़ ये है कि सरकार ने कह तो दिया है कि जो एग्रीकल्चर इनकम होगी किसान के हाथ में वो टैक्सेबल नहीं होगी, जैसे पहले भी नहीं है, उनको कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जब वो बेचेंगे, जिसको बेचेंगे उसकी जो इनकम होगी वो टैक्सेबल होगी। तो जो बीच के बिचौलियाँ हैं, ट्रेडर्स हैं, उनको पैन नंबर अपना देना पड़ेगा रसीद पर, और वो गवर्नमेंट के रूल में आ जाएगा। तो जो ट्रेडर होंगे वो जो प्रॉफिट बीच में कमा रहे थे, या जो जिनको हम कहते हैं कि आहतिया हैं, मंडी चलाते हैं, उनको जो है टैक्स देना पड़ जाएगा। तो उनका जो है सारी इनकम, जो अभी तक वो इनकम छिपा रहे थे, जो लोग ब्लैक मनी को एग्रीकल्चर इनकम दिखा के जो है अवॉइड कर रहे थे, उनके ऊपर लगाम लगेगी। तो इसलिए बिचवैलिया जो होते थे उनकी तरफ से इसका अपोजिशन ज़्यादा हो रहा है। एक बात और सर, चूँकि हम एक शैक्षिक संस्थान में खड़े हुए हैं, विभागाध्यक्ष से बात कर रहे हैं, तो आप ये बेहतर बता सकते हैं हमको कि एजुकेशन को लेकर अब की बार कितना फोकस किया गया है पिछले बार की अपेक्षा कर, और क्या एजुकेशन के लिए कोई छात्रों के मद्देनज़र कोई अलग सा ऐलान या फिर जैसे
एजुकेशन सिस्टम को और बेटर किया जा सके? हाँ, एजुकेशन सिस्टम को बेटर करने पे 2 चीज़ों पे यहाँ पर बजट में फोकस है। जो प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन है उसमें गवर्नमेंट ने कहा है कि वो नए गवर्नमेंट स्कूल्स खोलेंगे और पूरे भारत में खोलेंगे, जिससे पब्लिक को लाभ मिलेगा और वो जो हैं एक उत्कृष्ट एजुकेशन देंगे जो एक बेंचमार्क होगा बाकी लोगों के लिए कि भाई इस प्रकार का अच्छा एजुकेशन हमको देना है। तो ये गवर्नमेंट स्कूलों की जो कमी है, इन्होंने कहा है हम सैनिक स्कूल खोलेंगे और अन्य प्रकार के गवर्नमेंट स्कूल खोलेंगे जिससे पब्लिक को फ़ायदा मिलेगा। और जहाँ तक हायर एजुकेशन का सवाल है, उसमें एक बात जो पिछले सालों में भी कही जा रही थी और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी काफ़ी फोकस है, वो इस बार क्रियान्वयन में आएगी। इस आने वाले सत्र में पार्लियामेंट में हायर एजुकेशन कमीशन का बिल पेश होगा और एक हायर एजुकेशन कमीशन इस्टेब्लिश की जाएगी जिसके अंदर 4 विंग होंगे। पहला विंग होगा स्टैंडर्ड सेटिंग, जो एक मानक स्थापित करेंगे जिन मानकों के आधार पर हायर एजुकेशन चलेगा। दूसरा होगा रैंकिंग, जैसे अभी NRI रैंकिंग होती है और NAC रैंकिंग होती है, तो वो सब एक में आ जाएगा। एक रैंकिंग इंस्टीट्यूशन होगा जो सबको रैंकिंग देंगे ताकि छात्रों को पता चल सके कि किस कॉलेज का कितना रैंक है, किस यूनिवर्सिटी का कितना रैंक है, उसके हिसाब से वो एडमिशन ले सकें और पढ़ सकें। तीसरा होगा रेगुलेटरी फ्रेम सिस्टम, जो ये इंश्योर करेगा कि सारे मानक का जो है क्रियान्वयन हो। सब जो है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ उन मानकों के तहत जो है शिक्षा दें। जैसे कि टीचर एजुकेशन रेशो जो है, टीचर स्टूडेंट रेशो, जो छात्र और शिक्षक अनुपात है, उसका पालन कर सकें और अन्य मानक भी कर सकें। और चौथा होगा ग्रांट देने वाली संस्था, जो भारत सरकार की तरफ से ग्रांट देगी। और उसमें 2 प्रकार की ग्रांट्स होंगी। एक इंस्टीट्यूशनल ग्रांट होगी जो कॉलेजेस को और यूनिवर्सिटीज़ को दी जाएंगी। दूसरी बहुत बड़ी बात है कि इंस्टीट्यूशनल जो इंडिविजुअल ग्रांट होंगी, जो हमारे टीचर हैं वो अपना प्रोजेक्ट, अपना रिसर्च के लिए ग्रांट के लिए आवेदन कर सकेंगे और उनको डायरेक्ट जो है इंडिविजुअल ग्रांट्स दी जाएंगी जिससे वो अपना रिसर्च का कार्य आगे बढ़ा सकें। और इस बार ये फैसिलिटी जो है प्राइवेट संस्थाओं के टीचरों को भी दी जाएगी। प्राइवेट संस्था के टीचर अभी तक ग्रांट से वंचित रहते थे, आने वाले समय में उन्हें वो भी ग्रांट के लिए अप्लाई कर सकेंगे और रिसर्च के लिए ग्रांट के पात्र होंगे। जहाँ तक अगर आप समझाएं। हाँ, इसमें जैसा कि आपने कहा, इसमें विशेष ध्यान जो है वो हेल्थ सेक्टर पर है। उसके बाद जो दूसरा है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर जब अच्छा होगा तो कंपनियां जो हैं बिज़नेस आसान कर सकेंगी और कंपनियां आएंगी, अपना खोलेंगी। तो उसमें रोड्स पर है फोकस, एनर्जी सेक्टर पे फोकस है। तो इस तरह के जो मेन इंफ्रास्ट्रक्चर जब अवेलेबल होंगे तो बिज़नेस को अपना इस्टेब्लिश करने में मिलेगा। और दूसरा, इसमें एक और बात हो रही है कि जो सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स हैं उनको सरल करने की बात हो रही है। जैसे टैक्स कॉम्प्लायंस का सिस्टम है, टैक्स फाइलिंग का सिस्टम है, जो लाइसेंस लेने का सिस्टम है, वो सब सरलीकरण हो रहा है, सब ऑनलाइन सिस्टम चल रहे हैं। तो अब लोगों को गवर्नमेंट ऑफिसों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, दौड़ना नहीं पड़ेगा। आप पोर्टल के थ्रू, ऑनलाइन के थ्रू ये सारे कार्य करा सकेंगे। तो इससे ये एक माहौल ऐसा बनेगा कि बिज़नेस करना आसान होगा और नए बिज़नेस जो हैं अपना खोल सकेंगे, पुराने बिज़नेस अपने को बढ़ा सकेंगे। और तीसरा जो है वो फार्मर्स के ऊपर है, जैसा आपने कहा। तो उसमें फार्म सेक्टर को जो है फोकस है। गवर्नमेंट का ये है जो फोकस एरिया है, जो टारगेट है वो ये है कि हमको आने वाले दिनों में जो हमारे किसान हैं उनकी इनकम को डबल करना है। तो उससे पैदावार भी बढ़ानी है, उसमें नई टेक्नोलॉजी का भी प्रयोग करना है, उसमें जो बिचौलिया जो पैसा खा जाते थे वो भी कम करना है ताकि किसानों तक ज़्यादा पैसा पहुंच सके। तो इस तरह से, और अगला जो है आता है वो एजुकेशन का है। तो ये सारे सेक्टर्स पे इस पे फोकस है। सर, एक आखिरी सवाल और बड़ी बात कि जो है आम आदमी तो खैर तभी किसी बजट को फ़ायदेमंद मानता है कि जब महंगाई नियंत्रण में हो। तो आपको लगता है कि इस बजट को देखते हुए क्या महंगाई नियंत्रण में रहेगी, जिससे आम आदमी के जीवन में आमूल-चूल परिवर्तन आ सके कि वो जो चीज़ें नहीं खरीद पाता था उन्हें खरीद सके अपने घर में? तो उसको आप कैसे देखते हैं? इसमें 2 तरफ है। एक तो जब ये इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर होगा और इस इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में भी लोगों को रोज़गार मिलेगा। जो रोड बनेगी तो लोगों को रोज़गार रोड बनाने में मिलेगा। जब इलेक्ट्रिसिटी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिसिटी में रोज़गार मिलेगा, और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ने से जो नई कंपनियां आएंगी, नए उद्योग खुलेंगे, उनमें रोज़गार मिलेगा। तो एक तरफ तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड पर फोकस है,
और दूसरा क्योंकि कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है, इसलिए डिस्पोजेबल इनकम लोगों के पास जो थी वही है, तो कोई पैसा एक्स्ट्रा टैक्स में नहीं जाएगा, कम नहीं होगा, तो उसको खर्च कर सकते हैं। तो जब ये दो चीज़ है कि इन लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, उनके पास नए पैसे होंगे खर्च करने के लिए, और जो एग्जिस्टिंग लोग हैं उनके पास भी कोई नया टैक्स नहीं है, तो जो डिस्पोजेबल इनकम थे वो कंटिन्यूड है, तो वो पैसा मार्केट में खर्च करेंगे। और जब पैसा मार्केट में खर्च करेंगे, दूसरी तरफ वो जो है प्रोडक्शन बढ़ेगा। और जब लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम बढ़ती है और प्रोडक्शन नहीं बढ़ता है, तो इन्फ्लेशन होने लगता है, महंगाई बढ़ती है। लेकिन यहाँ पर फोकस क्या है कि इंडस्ट्री पर पूरा फोकस है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन पर फोकस है। तो इससे क्या होगा और कि प्रोडक्शन बढ़ेगा, और जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन अपने आप कंट्रोल में रहेगा। तो क्योंकि इसमें एक बैलेंस्ड अप्रोच है, इसलिए मुझे लगता है कि इन्फ्लेशन बढ़ने की संभावनाएं ज़्यादा नहीं है। जहाँ तक डिसइन्वेस्टमेंट का सवाल है, सरकार का जो टारगेट था वो तो काफ़ी ज़्यादा था, केवल 20,000 करोड़ का डिसइन्वेस्टमेंट हो पाया क्योंकि कोविड के चक्कर में सारे बिजनेस जो है डाउन हो गए थे, और जो उद्योगपति थे उनके पास पैसे की कमी हो रही थी, इसलिए वो ज़्यादा क्योंकि डिसइन्वेस्टमेंट में तो बड़ी बड़ी बोलियां लगानी पड़ती हैं, बड़े बड़े खरीदने पड़ते हैं, और ये कोविड का पैंडेमिक केवल भारत में नहीं पूरे विश्व को अफेक्ट कर रहा था, तो इसलिए डिसइन्वेस्टमेंट तो बहुत कम हो पाया। लेकिन गवर्नमेंट का टारगेट ये है कि जो डिसइन्वेस्टमेंट पिछले साल कम हो पाया है, इस बार जो है काफ़ी बड़े पैमाने पे डिसइन्वेस्टमेंट करने का प्लान है। हाँ, 1,75,000 करोड़ का डिसइन्वेस्टमेंट करने का प्लान है। और ये अगर डिसइन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट कराने में कामयाब हुई, तो इस पैसे से जो हमारा डेफिसिट है वो काफ़ी हद तक जो है कवर हो जाएगा, और भारत की इकॉनमी को बहुत अच्छा बूस्ट मिल जाएगा। और क्योंकि अब पूरे दुनिया में इकॉनमी थोड़ा सा बेटर होने लगी हैं, कोविड का इफेक्ट कम होने लगा है, तो अब डिसइन्वेस्टमेंट कराना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। और अगर सरकार कमिटेड है तो वो डिसइन्वेस्टमेंट का काफ़ी अच्छा जो है आगे होना चाहिए। इंडिया की इकोनॉमी को गति मिलेगी, हाँ, गति मिलेगी। उसका जो है वो जो हमारा बजटरी गैप है, फिजिकल डेफिसिट जिसको बोलते हैं, वो कम हो जाएगा। आपने इतना विशेष समय दिया। आप संजय मेधावी सर थे हमारे साथ, लखनऊ यूनिवर्सिटी में बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के संकाय अध्यक्ष, जिन्होंने बजट के टेक्निकल पोर्शन पे हमसे बातचीत की और आम जनता को ये समझाने का प्रयास किया कि ये बजट इनके लिए किस तरीके से लाभदायक हो सकता है। आप वॉक्स टॉक्सी हिंदी को देख रहे हैं, मैं आयुष तिवारी हूँ, कैमरे के पीछे शुभम है, और थैंक यू सो मच।